चंदा से तय होता है कि कौन सी कंपनी भारत में काम करेगी, कौन सी कंपनी नहीं। इसमें डर समाप्त होगा। ईडी का भी, सीबीआई का। कुछ बंधु जो इस बात को नहीं दिखाना चाहते हैं, आदर्श आचार संहिता है, आप राम मंदिर चले जाइए, वहाँ लगातार प्रधानमंत्री जी का जो फोटो लगातार डिस्प्ले किया जा रहा है। जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहे हैं, जैसे नाकाम है कानून व्यवस्था, उसके बाद भी ये लोग ढिढोरा पीट। सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। रिक्शा चलाने वालों को रोजगार में जोड़ ले रहे हैं, ठेला चलाने वालों को रोजगार में ले रहे हैं। परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जिसका पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। विजन नहीं है कि परीक्षा 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं। 10 साल की सरकार के बाद अगर आप ये आंकड़ा लगातार आपका बढ़ता जा रहा है तो विकास की परिभाषा आप यहीं से निकाल। की व्यवस्था हमारे नेता ने किया था। उस समय 3.5 लाख रुपया लोहिया आवास के नाम पर हम लोग 30,000 दिया जाता है जिस शौचालय को लेकर, जिसमें 20,000 रुपये दलाली चली जाती है, जिसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। कैसे घूस बढ़ा है, जिस तरीके से लूट बढ़ी है, पटवारी से लेकर और जो है सबसे बड़ा घोटाला है आजाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल, आप देख रहे हैं न्यूज 11 उत्तर प्रदेश। दिग्विजय जी, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे, अभी तक कैसरगंज लोकसभा में प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 20 मई को चुनाव होने हैं, तो ऐसे में किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम 80 के 80 जीतेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का भी घोषित नहीं है। प्रत्याशी तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के भी घोषित नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का भी घोषित नहीं है। अन्य दलों की क्या रणनीति रहती है, इस पर हम कैसरगंज तय करेंगे। गोंडा में हमारा प्रत्याशी घोषित है, बहराइच में हमारा प्रत्याशी घोषित है। जहां हमारा प्रत्याशी घोषित है आप उसको नहीं देख रहे हैं। बाकी कहने की बात, वो पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना रहे थे, वो दिल्ली में भी सरकार बना रहे थे, कर्नाटक में भी बना रहे थे। ये नतीजे बताएंगे कि ये कितनी 80 में 80 बातें हैं कि 8 बातें हैं, ये तय करेंगे। इस बार पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में जिस पे चर्चा हो रही है, जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात होनी भी चाहिए, पीडीए के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। हमारा गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। ईडी जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उनके कई नेता जेल जा चुके हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डर की राजनीति की जा रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल भेजना किसी भी तरीके से, किसी भी संवैधानिक तरीके से सही नहीं मानते हैं हम लोग। लगातार आप देख रहे हैं कि जेलों में हत्याएं हो रही हैं। एक जब चुनाव आता है तो किसी बड़े मुस्लिम लीडर को मार दिया जाता है। ये डर है, डर पैदा किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा तय किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है। ये डर कभी भी समाप्त हो सकता है। डर और लगाव दोनों में अंतर है। अभी तक जो सरकारें रही हैं उनके प्रति निष्ठा रहती थी जनता की, उससे वोट होता था, लेकिन ये डर की राजनीति हो रही है और ये 2024 में डर समाप्त होगा। ईडी का भी, सीबीआई का भी। और जिस तरीके से एक मीडिया के कुछ बंधु जो इस बात को नहीं दिखाना चाहते हैं, जो बातें हम लोगों की होती है वो नहीं दिखाते हैं। हमारे नेता 80-400 हराओ की बात कर रहे हैं तो उस पर बात नहीं होती है। उनके नेता 400 जिताओ की बात कर रहे हैं, लगातार दिखाया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता है, आप राम मंदिर चले जाइए, वहाँ लगातार प्रधानमंत्री जी का जो फोटो लगातार डिस्प्ले किया जा रहा है, लगातार डिस्प्ले किया जा रहा है। बल्कि आदर्श आचार संहिता में निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि किसी भी पार्टी के नेता का फोटो किसी सार्वजनिक स्थल पर जो कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप देखिए वहाँ पे सरकारी दफ्तरों से हटाने की बात है, आप राम मंदिर दर्शन करने जाइए, लाखों लोग आज दर्शन कर रहे हैं राम मंदिर का, वहाँ पे डिस्प्ले करके उसको लगातार वही पूजन के अर्चन के फोटो दिखाया जा रहा है। कहना क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आयोग के नियमों को नहीं मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से 2/3 बहुमत के बाद संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, पिछड़ों के अधिकार का जिस तरीके से हनन करने की बात कर रहे हैं, उनके भाषणों में से दलित शोषित वंचित है, उनके मेमोरेंडम में से दलित वंचित शोषित है, लेकिन वास्तव में धरातल में दलित वंचित शोषित का जो हश्र है आप देख रहे हैं। अभी कितने मासूमों के साथ दरिंदगी हो रही है। अभी कटरा में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। कटरा में व्यक्ति विशेष लोगों की हत्या हुई है। 4-5 हत्याएं आप देख रहे हैं जो परस्पर थाने के अंतर्गत हुई हैं। तमाम चोरियां हो रही हैं। हर तरीके से नाकाम है कानून व्यवस्था, उसके बाद भी ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं कि कानून व्यवस्था कायम है। तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के इन समीकरणों को जनता समझ नहीं पा रही है? देखिए, जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि कुछ ईडी सीबीआई का डर और कुछ लोक लुभावन नारे। जैसे 2024 में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी
चुनाव में आई तो उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। 2 करोड़ नौजवान, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कम से कम 8-10 करोड़ 15 करोड़ नौजवान के मन में ये उम्मीद होती है कि हम जो है वो उम्मीदवार हैं और हमको नौकरी मिलेगी। उस उम्मीद में 15 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया। 10 साल होने को हैं, 10 साल में डॉलर सबसे ज़्यादा गिरावट पर है, महंगाई दर सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। 10 साल की सरकार में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार ई रिक्शा चलाने वालों को रोजगार में जोड़ ले रहे हैं, ठेला चलाने वालों को रोजगार में ले रहे हैं। लेकिन नौजवान जो हमारा इनके भाषण को समझ रहा था, नौजवान जो उन्होंने सोचा था कि हमको सरकारी नौकरी के तौर पर 2 करोड़ लोग मिलेंगे, 2 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में आएंगे, तमाम पद खाली हैं, तमाम विभागों का हसरा आप देख रहे हैं जो स्थिति है। सिर्फ पुलिस विभाग की कुछ नियुक्तियाँ जरूर हुई हैं, लेकिन उसमें भी जो पिछड़ों का और दलितों का हक था वो मारा गया है। लगातार रिट चल रही है अध्यापक भर्ती में, उसमें भी पिछड़ों का हक मारा गया है। इसी सब लड़ाई के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में है। 2024 में जैसे हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है, सबकी जांच करी जाएगी और पिछड़ों और दलितों का हक उनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 साल हो गई योगी सरकार को, इनके विकास में कोई फी नहीं लगा सकता। लगातार लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लगातार शिक्षा व्यवस्था मेंटेन की जा रही है, लोगों को आवास दिया जा रहा है, गरीबों को ध्यान रखा जाता है और माफियाओं को लगातार यहां से जड़ से खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप उसको नकार रहे हैं, कैसे कहेंगे? शिक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से फेल है। जो सेमेस्टर परीक्षा है, जो बच्चों की परीक्षा थी, वो पूरी तरीके से फेल है। आप बच्चों से जाके मिलिए, उनका स्तर देखिए। दूसरी बात, आपने कहा कि शिक्षा व्यवस्था और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जिसका पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। कोई भी परीक्षा इस तरीके की नहीं हुई है जिसमें निष्पक्ष तरीके से वो परीक्षा कंप्लीट करा दी जाए। बच्चा किस तरीके से फॉर्म भरता है, किस तरीके से परीक्षा सेंटर पर पहुंचता है, परीक्षा सेंटर से बाहर नहीं निकलता है तब तक पता लगता है कि पेपर जो है वो इंस्टाग्राम और अन्य तमाम सोशल साइटों पे घूम रहा है। किस तरीके की आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आपका विजन नहीं रहा कि परीक्षा हो। जिस तरीके से आपने आपातकाल में पुलिस भर्ती को घोषित किया और उसके बाद निरस्त किया, अनावश्यक आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। गिरफ्तारियां आप लगातार 5-7 साल से कर रहे हैं, उसके बाद उनको सजा दिलाइए जिससे खौफ पैदा हो। दूसरी बात रह गई विकास की। विकास पूरी तरीके से फेल है। आप 86 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं। 10 साल की सरकार के बाद अगर आप ये आंकड़ा लगातार आपका बढ़ता जा रहा है तो विकास की परिभाषा आप यहीं से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से विकास स्तर होता है, लड़का कक्षा 1 में पहुंचता है, 10 साल बाद वो कक्षा 11 में पहुंचता है। आप जब भी आए थे तब भी कक्षा 1 में था, 10 साल बाद भी वो कक्षा 1 में है। फिर आप ये कहें कि हम शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, आप बेरोजगारी कम कर रहे हैं, आप महंगाई दर घटा रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि आवास की व्यवस्था हमारे नेता ने किया था। उस समय 3.5 लाख रुपया लोहिया आवास के नाम पर हम लोग देते थे, जब मोरंग और गिट्टी के रेट 40 रुपये हुआ करते थे। आज 1,32,000 दिया जाता है जिस शौचालय को लेकर, जिसमें 20,000 रुपये दलाली चली जाती है, जिसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कोई भी काम आप बताइए जो 5 रुपये में हो रहा हो वो 50 रुपये में ना हो रहा हो। जिस तरीके से घूस बढ़ा है, जिस तरीके से लूट बढ़ी है, पटवारी से लेकर और जो है कमिश्नर तक, सिपाही से लेकर कप्तान तक भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। नहीं तो ये भ्रष्टाचार रुकता। और अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, नहीं रोक पा रहे हैं, तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। हर स्थिति में आप जो कह रहे हैं विकास की बात, आप अभी आए होंगे बालपुर से परसपुर की रोड देख लीजिए। जो रोडें आज वो एक रोड बन जरूर रही है, लेकिन कितने समय से टूटी हुई पड़ी थी। आप सिर्फ रोड को छोड़ दीजिए, आप अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, आप विद्यालय की स्थिति देख लीजिए, आप रोडवेज की स्थिति देख लीजिए। आप जहां भी जाएंगे दर्द बहुत है। जिस तरीके का दर्द है उस तरीके का बयां करना भी आसान नहीं है। हमारे नेता का विकास आप देखना चाहते हैं, आप स्टेडियम देख लीजिए। 10 साल केंद्र की सरकार, 7 साल प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। ये 5 काम नहीं गिना सकते हैं। स्टेडियम देखिए, बगल में वेदांता देखिए, बगल में आप चले जाइए एडिगो देखिए, बगल में आप यहाँ वो IIT का सेंटर देखिए जहाँ पे सफ़ेद कॉलर के लोग नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का पैकेज होता है। आप विकास, हर वो अमूल का प्लांट लगा जो आज ये नहीं चला पा रहे हैं। गौरक्षा किस तरीके से होगी भाई? आप दुग्ध उत्पादन का प्लांट नहीं चला रहे हैं, सिर्फ भाषण कर रहे हैं। आप गौमांस बेचने वाली कंपनी से भी आपको चंदा मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि गौमांस बेचने में हम विश्व के सबसे बड़े देश हैं, निर्यातक हैं। गौहत्या नहीं हो रही है तो गौमांस कहाँ से आ रहा है? फैक्ट्रियों में तो निर्मित नहीं होता है। तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और आपको एक बात बता दें,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अंत बहुत अच्छा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का हश्र आपने उम्र के बाद देखा होगा, तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोलने का, भगवान राम के साथ छलावा करने का, गौ माता के साथ छलावा करने का हश्र होता है। वही हश्र 2024 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का होने जा रहा है। लेकिन एक तेजी से चर्चा आपके क्षेत्र में चल रही है, जो कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद है, लेकिन इस बार अभी तक उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि वो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आपके पाले में आए, फिर कैसा यहाँ का समीकरण होगा? कोई भी आए, सबका स्वागत है। 2009 में हमारे पार्टी से ही सांसद थे, 2009 से 2014 तक वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे। पीडीए इस बार जीतेगा, प्रत्याशी कोई भी होगा, पीडीए की तरफ से उसका स्वागत होगा और पीडीए इस बार जीतेगा। हर स्थिति में हम कैसरगंज हो या गोंडा हो, कोई भी सीटें हो, हम जीतेंगे। अगर सांसद जी आते हैं तो स्वागत है। लेकिन एक बड़ा चर्चा ये भी है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है आज़ाद भारत का। आपका इनकम 10 रुपये है, आप चंदा 1000 रुपये दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, अभी तो अभी बॉन्ड क्लियर नहीं हुए हैं। कुछ दवा कंपनियों के यहाँ सैंपल लिए गए, छापे मारे गए। उसके बाद उन कंपनियों ने अगले दिन और एक हफ्ते के अंदर अंदर बॉन्ड खरीदा। वो सैंपल वहीं के वहीं रुक गए। जो फेल सैंपल थे वो मार्केट में छोड़ दिए गए। तो बताइए, जब दवाओं तक की दलाली की, दवाओं तक की वो बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि उन दवाओं बॉन्ड खरीदने के बाद वो दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। आज जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का डर दिखा के हर कंपनी, आप को ये बता दें कि जेपी ग्रुप एक ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था। 2014 के चुनाव में कुछ चंदा देने में उससे नाकामी हो गई, उसके पास इनकम नहीं रही होगी या कुछ भी रहा हो। आज उसका आप फसल देख लीजिए। चंदा दीजिए, आप कुछ भी करिए, चंदा नहीं दीजिए, आप काम करने के लायक नहीं है। चंदा से तय होता है कि कौन सी कंपनी भारत में काम करेगी, कौन सी कंपनी नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी के बल पर चुनाव लड़ रही है। 10 साल में इनके पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। घूम घुमा के वही 86 करोड़ लोगों को राशन, वही 86 करोड़ लोगों को राशन। 10 साल में आप राशन देने के लिए नहीं आए थे। आप आए थे डिजिटल इंडिया लेकर, आप आए थे विश्वगुरु बनाने के लिए, आप आए थे बड़े बड़े सपने लेकर, आप आए थे हमको विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए। आप आ गए 5 किलो राशन पे, फिर वही 86 करोड़। तो मजबूरी है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाना, मजबूरी है कि कोई लोग लुभाने नारे लेके आना, जिसे जनता समझ चुकी है कि अब उसको उसके फेरे में नहीं आने वाली है। भगवान राम जो आस्था का विषय है, आस्था है, लोग करोड़ों लोगों के विश्व में आस्था है, उसको आपने चुनावी एजेंडा बना दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी नरों के ही नहीं सुरों के देवता हैं। मानव रूप के लोगों को देवता बनाने का काम देवी पाटन मंडल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना समीकरण बिठाने में लगी हुई है और आप भी तैयारी बनाए हुए हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो किस पायदान पे रहेंगे? सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे। प्रयास रहेगा कि हम लोग 4 की 4 सीटें जीतें। किन्हीं भी स्थिति में एक सीट हमारी अगर कम भी होती है तो भी हम 3 सीटें कम से कम देवी पाटन मंडल में जीतेंगे। ये आप विश्वास करिए और ये जनता का मूड भी है। अभी आप सुन रहे थे, ये थे दिग्विजय सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश सचिव जी हैं।